नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आपके टेट के, सी टेट के, एस्टेट के लिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को हम लोग यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। गर्म और ठंडी वायु, हॉट एंड कोल्ड एयर के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब वो वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी वायु क्या होगी, तो जब भी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जब भी वायु जो होती है गर्म होती है तो वो फिर क्या होती है, तो वो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। याद रखिएगा, ठीक है। जब भी वायु गर्म होगी तो वो क्या होगी, तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है। जबकि ठंडी वायु अगर हम लोग बात करेंगे, ठंडी वायु की अगर हम लोग बात करें तो ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो जो ठंडी हवा होती है ना, वो नीचे की तरफ होती है। लेकिन अगर हम लोग गर्म वायु की बात करेंगे तो गर्म वायु जो होती है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। गर्म वायु फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जबकि ठंडी वायु जो होती है वो सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि गर्म हवा हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। और यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न है वो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र होता है। तो दो चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दो चीजें आप याद रखेंगे। पहली चीज क्या रखेंगे कि जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। क्या होती है, गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। और ठंडी हवा की हम लोग बात करेंगे तो ठंडी हवा क्या होती है, तो वो नीचे की तरफ, ठीक है। क्या हो जाती है, तो ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो क्या होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की संरचनाओं की। तो वायुमंडल जो है हमारा है, जो हमारा वायुमंडल है, इसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल को क्या किया गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और आपको इनका क्रम भी याद रखना। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे धरातल से, ठीक है, धरातल से ऊपर की तरफ अगर हम लोग चलेंगे, नीचे से ऊपर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो समताप मंडल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बाह्य वायुमंडल होता है, और फिर लास्ट में हमको बहिर्मंडल। तो ये 5 भागों में अगर हम लोग बात करेंगे तो वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इनका क्रम आप याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, तो आपका क्षोभ मंडल आएगा। फिर इसके बाद समताप मंडल आएगा। इसके बाद मध्य मंडल आएगा। फिर आपका बाह्य वायुमंडल आएगा और फिर बहिर्मंडल आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, क्षोभ मंडल की बात करेंगे, ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे हिंदी में पूछ लेता है और कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है। तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, क्षोभ मंडल या फिर कहें ट्रोपोस्फीयर, तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। यह परत जो है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 से 14 किलोमीटर होती है। और लास्ट ईयर ये बीएड के पेपर में पूछा गया प्रश्न। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ से प्रश्न सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी से प्रश्न जो है वो आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आपको टेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एस्टेट के पेपर में, और बाकी जो आपके बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, या फिर और बड़ी जो परीक्षाएं आप देते हैं, तो सब जगहों पर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लास्ट ईयर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई क्या होती है, तो औसत ऊंचाई आपको होगी 13 से 14 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल की। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस ले पाते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, मौसम की लगभग सभी घटनाएं, ठीक है, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब आपको इसी मंडल में देखने को मिलेंगी, जैसे आंधी, पानी, ओला, पाला, कोहरा, वर्षा, बादल गरजना, बिजली का चमकना। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो आपको क्या हो जाएंगी, तो वो आपको
ठीक है, क्या हो जाएगी, तो वो आपको इसी वाले मंडल में देखने को मिलेगी। और यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मौसम संबंधी घटना कहाँ पर होती है, तो मौसम संबंधी घटना जो है वो क्षोभ मंडल में होती है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल है। औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी 13 से 14 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, चलो दूसरे परत की तरफ चलते हैं, समताप मंडल या फिर कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी आपसे समताप मंडल पूछ लेता है, कभी आपसे स्ट्रेटोस्फीयर पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समताप मंडल कहेंगे या फिर कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इस मंडल की हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तो वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इस वाली परत की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो समताप मंडल होती है, समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इस वाले मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, और मौसम संबंधी घटना नहीं होती इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस समताप मंडल की हम लोग बात करेंगे तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर तक होती है, और यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं। और इसलिए क्या होता है, इसलिए जो ये समताप मंडल है ये क्या होगा, तो ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। जितनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जितनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ उनको विशेष रूप से आप याद रखेंगे। समताप मंडल ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना, इसी समताप मंडल में ही आपको क्या हो जाएगा, आपको ओजोन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसी समताप मंडल में आपको ओजोन गैस देखने को मिलेगी, जो क्या करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। याद रखेंगे क्या हो जाती है, तो इसी परत में, समताप मंडल में ही हमको ओजोन गैस देखने को मिलेगी, जो क्या करेगी, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती थी। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सूर्य की आने वाली हानिकारक जो गैसें होती है, जो विकिरण होती है, जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है कौन सी, तो ये ओजोन परत करती है। ओजोन परत आपको कहाँ पर, समताप मंडल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, जिसकी वजह से यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना था। इसके बाद नंबर आता है किसका, मध्य मंडल का, मेसोस्फीयर का नंबर आता है। ठीक है, किसका, मध्य मंडल का, मेसोस्फीयर का। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम शून्य से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ से चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर मुझे नहीं लगता फिर आपको कहीं से भी चीजों को समझ में आएगा, क्योंकि अब इससे आसान तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, एकदम शून्य से चल रहे हैं। जिसने आज तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, उसको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये एकदम बेसिक चीजें, अगर इनको आप तैयार नहीं करोगे तो फिर आप सीटेट के या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर नहीं कर सकते हो। तो सब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एकदम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं। पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर आगे आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लोगे। लेकिन अगर बेस कमजोर है ना, तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, हर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा, गड़बड़ी करके आओगे। तो एकदम अभी हम लोग बेस जो है मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मध्यमंडल जो है, मेसोस्फीयर जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है। सबसे पहली परत कौन सी थी, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, और उसके बाद बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्यमंडल। और इसकी ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, तो वो 50 से 80 किलोमीटर तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मध्यमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 50 से 80 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मध्य मंडल होता है ना, ये याद रखिएगा सबसे ठंडा मंडल होता है। और अंतरिक्ष में जो आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो इस परत में आकर के क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। याद रखिएगा, जो आपके उल्का पिंड होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो इसी मध्य मंडल में आकर के क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। कारण क्या होता है कि ये जो मध्य मंडल होता है ये क्या होता है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है, मध्य मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये सबसे ठंडा मंडल होता है। और जब एस्ट्रॉइड जब इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की वजह से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। और क्योंकि ये सबसे ठंडा मंडल होता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, उनमें आग लग जाती है, जल जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो उल्का पिंड जो होते हैं वो इस परत में आने के बाद जल जाते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल जो है ये तीसरी सबसे तीसरी परत है, और इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर तक होती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे ये सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे कम तापमान आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे ठंडा मंडल जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ का, मध्य मंडल का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो बाह्य वायुमंडल हो गया, थर्मोस्फीयर की हम लोग बात करेंगे। बाह्य वायुमंडल या फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, या फिर थर्मोस्फीयर की बात करेंगे। बाह्य वायुमंडल या फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्मोस्फीयर की बात करेंगे। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है ये क्या होती है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है।
तो 80 से लेकर के 400 दिया है, हालांकि कुछ किताबों में ये आपको 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम इसी में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो इसी में आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। आयन मंडल जो होता है वो इसी परत का हिस्सा होता है, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं। तो आयन मंडल की बात करेंगे तो 80 से लेकर के 640, हालांकि यहाँ 400 दिया है, तो कुछ किताबों में 640 तक दिया रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो क्या है कि रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो यहीं से क्या होती है, परावर्तित होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, तो आयन मंडल से ही क्या होता है, आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है, रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे आयन मंडल। और आयन मंडल किस मंडल का हिस्सा होता है, तो आप कहोगे बाह्य वायुमंडल का। ठीक है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगे जो होती है वो इसी मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखोगे वास्तव में क्या होता है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती है वो इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी में परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, क्या होती है, तो रेडियो तरंगे जो होती है वो इसी परत से पृथ्वी को फिर से क्या कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। तो ये बात याद रखेंगे, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा, एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल की बात करेंगे तो बहिर्मंडल क्या है, तो ये सबसे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसको बहिर्मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन जो है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न में जाता है, बहिर्मंडल से जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, तो कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जितने कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो आपको इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो बहिर्मंडल में ही कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा जाता है। और ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी मंडल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 मंडल की बात कर ली, हम लोगों ने क्षोभ मंडल की बात की, फिर हम लोगों ने संताप मंडल की बात की, फिर मध्य मंडल की बात की, फिर हम लोगों ने आयन मंडल की बात की, और फिर हम लोगों ने बहिर्मंडल की बात की। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन या फिर कहें आपतन, सूर्य तप कहलाती है। और आपतन या फिर आतपन की मात्रा अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घट जाती है। सूर्य के प्रकाश की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पड़ता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य का प्रकाश घटता जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाता है। तापमान को मापने की जो इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। तापमान को अगर हम लोग बात करेंगे तो मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है। और इसका आविष्कार जो है वो किसने, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, तापमान को मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये सब प्रश्न बेसिक से प्रश्न है जो आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तापमान मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग बात करेंगे तो पानी क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, खौलने लगता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायु दाब की बात करेंगे, एयर प्रेशर की बात करेंगे, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायु दाब कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो क्या होता है, तो वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल की ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से क्या होता है, गिरने लगता है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब वायुमंडल में हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु दाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। समुद्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्र स्तर पर क्या होता है, वायु दाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षैतिज वितरण होता है, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिसको हम लोगों ने पहले भी बात किया था। ठीक है, अधिक तापमान वाला जो क्षेत्र होगा, जो गर्म क्षेत्र होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर वायु गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, क्या करता है, लो प्रेशर एरिया बनाता है। निम्न दाब जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, बादल युक्त आकाश एवं जो है नमी वाले मौसम के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जहां पर गर्म जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर अधिक तापमान होगा, वहां पर वायु क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो होती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर यह भारी होती है। भारी वायु जो होती है वो उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है।
वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो वायु होती है ना, वो क्या होती है, तो वो हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वायु क्या होती है, तो वायु हमेशा, याद रखेंगे क्या होती है, तो वायु जो है वो हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चांद पर वायु नहीं है। चांद पर क्या है, तो चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है, इसलिए वहां पर वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहन करके जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर उन्हें अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त कोशिकाएं जो है, सिराएं जो है वो फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सीधी सा ये है कि चांद पर वायु नहीं है। पवनों की अगर हम लोग बात करें, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जो गति करती है उसको क्या कहते हैं, उसको पवन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जो वायु गति करती है, या जो गतिशील रूप होता है वायु का, वो क्या होता है, वो पवन कहलाता है। पवनों का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम की ओर से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पवनें अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन कौन सी होती है, परमानेंट जो विंड्स होती हैं, ये क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें होती हैं। ये वर्ष भर क्या होती हैं, ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पवनें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या कहोगे, तो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है अस्थाई पवन, और अस्थाई पवन जो होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये वर्ष भर एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती हैं आपकी मौसमी पवन होती हैं, ठीक है, जो सीजनल विंड्स होती हैं। जो क्या होती है, ये पवनें जो होती हैं ये विभिन्न अपनी दिशा जो है बदलती रहती है, मौसम के अनुसार ये जो है दिशाएं बदलती रहती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें कभी स्थल से जल की ओर चलेंगी, कभी जल से स्थल की ओर चलेंगी, तो जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं वो मौसमी पवनें होती हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो आपकी स्थानीय पवन होती है, लोकल विंड्स होती हैं। जो क्या होती है, जो किसी एक क्षेत्र विशेष में चलती हैं, वो आपकी क्या होती है, वो स्थानीय पवन कहलाती है, ठीक है। क्या होती है, ये पवनें किसी एक छोटे क्षेत्र में या फिर कहें एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय पर चलती हैं, ये स्थानीय पवन कहलाती है। जैसे कई सारी स्थानीय पवनों से प्रश्न बन जाता है। जैसे अमेरिका में अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका में क्या होता है, तो अमेरिका में चिनूक नामक हवा चलती है, ठीक है। कौन सी, तो अमेरिका में अगर हम लोग बात करेंगे तो चिनूक नामक हवा चलती है, ठीक है। मिस्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्र में क्या होता है, तो खमसिन नामक हवा चलती है, ठीक है। कौन सी, तो खमसिन नामक हवा चलती है। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में क्या होता है, तो भारत में लू नामक हवा चलती है, ठीक है। कौन सी, लू नामक हवा चलती है। सहारा मरुस्थल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल में क्या हो जाएगा, तो सहारा मरुस्थल में से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो सिराको हवा चलती है, ठीक है। कौन सी, सिराको हवा चलती है, जिसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, सॉरी, सिराको हवा जो है, तो सिराको हवा को क्या करते हैं, तो सिराको हवा को, ठीक है, रक्त वर्षा करने वाली हवा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, सिराको हवा को रक्त वर्षा करने वाली हवा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हवा चलती है, हरमट्टन हवा चलती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल से ये भी चलती है और इसको क्या करते हैं, इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। तो इस तरीके की ये कुछ क्या है, अस्थाई पवनें हैं, ठीक है, स्थानीय पवनें हैं, जो किसी एक जो है विशेष, जो एक क्या करती है, किसी एक विशेष क्षेत्र में चलती हैं, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर चलती है, जो है मौसम में चलती है। तो ये सारी क्या होती है, स्थानीय पवनों की उदाहरण होती है और यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि चिनूक हवा कहाँ पर चल रही है, खमसिन कहाँ चल रही है, लू कहाँ चल रही है, सिराको कहाँ चल रही है, या फिर डॉक्टर विंड जो है कि किसे कहते हैं, हरमट्टन हवा कहाँ चल रही है, तो इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजों को डिस्कस किया और जितनी चीजों को हाईलाइट किया उन चीजों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो गर्म हवाएं होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है और जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे की तरफ रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर वायुमंडल की हम लोगों ने 5 परतों की बात की है और यहाँ से हर बार एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके अलावा आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये सेल्सियस भी याद रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीजें मैंने की है तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चांद पर वायु नहीं होता है, वायु नहीं है, ठीक है, या फिर कहें वायुमंडल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चांद पर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है और चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
पौनों की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह की पौनों की बात की गई। ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स में जितनी चीजें दी गई थी उन सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। और आगे हम लोग पौनों वाले चैप्टर को अलग से कवर करेंगे, ठीक है। अभी पौनों वाले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनको अलग से हम लोग एक क्लास में फिर से डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स में जितनी चीजें दी गई हैं उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही करते हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।